अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर हिना नूर, इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। हम हाजिर हैं प्रोग्राम नंबर 2 ऑफ कोर्स कोड 83229 से मुतल्लिक। आज हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 1 के मुतल्लिक। ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 1 में आपने बेसिकली बच्चों को ऑब्जर्व करके उनकी तमाम नीड्स के मुतल्लिक रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है। बच्चों की वो नीड्स किस किस तरह की होंगी जिनको कि आपने क्लासरूम में जाके ऑब्जर्व करना है, वो आपकी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट के अंदर एरियाज मेंशन्ड है। ये आपको गाइड करेंगे। आप अपनी ऑब्जर्वेशंस के जो दिन मुकम्मल करेंगे उस दौरान में एक पूरा हफ्ता है, उस दौरानिए में आप ये मुख्तलिफ़ किस्म की नीड्स है जिनको कि हम अभी डिस्कस करेंगे, इनको ऑब्जर्व करते जाइएगा और टीचर के साथ डिस्कस भी करते जाइएगा कि जो आपको समझ आ रही थी बात वो एक्चुअली में ऐसी ही है या उसमें कुछ तब्दीली है। आपने तो ये समझा कि शायद ये जो शोर हुआ था, ये वैसे ही हो गया था, लेकिन टीचर आपको ये बात बताएगी कि नहीं, एक्चुअली वो शोर मैं बच्चों को ऑडिटरी ट्रेनिंग के दौरान मुख्तलिफ आवाज़ों में तमीज़ करना सिखा रही थी। लिहाजा डिस्कशन विद द टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से 10 एरियाज़ हैं जो कि आपने ऑब्जर्व करने हैं। हर एक के लिए आपको स्पेस मैनुअल में दी हुई है। आप चाहें तो अगर आपकी ऑब्जर्वेशंस इतनी एनरिच्ड हैं तो स्पेस बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन 10 के 10 एरियाज़ के मुतल्लिक आपकी रिपोर्टिंग ज़रूरी है क्योंकि हर एक के मार्क्स अलग है। हर किसी के 2 मार्क्स हैं और बेसिकली आपकी रिपोर्ट जो टोटल है उसके 20 मार्क्स हैं। लिहाजा अगर आप कोई स्पेसेस फिल्ड अप नहीं करते हैं तो आपके वो मार्क्स ऑलरेडी डिडक्ट हो जाएंगे। लिहाजा इन तमाम नीड्स को आपने क्लासरूम में बगौर जायज़ा लेके टीचर के साथ डिस्कस करने के बाद ही अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना है। सबसे पहली चीज़ जो आपने इन बच्चों के अंदर ऑब्जर्व करनी है वो है फिज़िकल नीड्स। वो बच्चे जिन्होंने सर्टिफिकेट इन विजुअल इम्पेयरमेंट में दाखिला ले रखा होगा, वो बच्चे उन बच्चों की फ़िज़िकल नीड्स को देखेंगे क्लासरूम में जाके कि क्या कोई ख़ास अरेंजमेंट्स की ज़रूरत है या उनकी फ़िज़िकल बॉडी की जो कंडीशन है वो किस तरह की है, उनकी हेल्थ का स्टेटस क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो कि उनको बज़ाहिर देखने से नज़र आ रही हैं, वो किस तरह की हैं। ये नीड्स शायद आपको विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों में उस तरह से नज़र ना आए और आपको लगे कि ये ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं जैसे कि हमारे आम इस एज ग्रुप के बच्चे होते हैं। लेकिन जब हम किसी और डिसेबिलिटी एरिया की बात करें तो वहाँ हमारे पास फिज़िकल नीड्स में बहुत वेरिएशन नज़र आएगी। बहरहाल आपने इनको ऑब्ज़र्व करना है, इनका हेल्थ का स्टेटस और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़, और इसके अलावा कोई उनको मेडिकल की रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है, कोई उनको डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। क्या वो बच्चा सर दर्द की तकलीफ़ के साथ तो हर वक़्त मौजूद नहीं है, या वो बच्चा हर वक़्त आपको बहुत ज़्यादा लेथार्जिक थका हुआ तो नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा अपने-अपने स्पेशलाइज़ेशन एरिया के जब आप बच्चों को ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे तो उनकी फ़िज़िकल नीड्स का ख़्याल रखेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं उनकी लर्निंग एनवायरनमेंट की नीड्स। आपने जब क्लासरूम में दाखिल हुए और बच्चों का बगौर जायज़ा ले लिया, तो आपने उस क्लासरूम की जो एनवायरनमेंट है उसका भी बगौर जायज़ा लेना है। किस तरह की सीटिंग अरेंजमेंट है, बच्चे किस तरीके से बैठे हुए हैं, किस तरतीब में बैठे हुए हैं, लाइट्स किस तरह की हैं, एम्बियंस या साउंड या वॉल्यूम किस तरह का, इनका क्लासरूम ऊपर है या निचले वाले फ्लोर पे है, उनका क्लासरूम जो है वो कैंटीन या रशी एरियाज़ के करीब है या दूर है। ये वो तमाम चीज़ें जो कि बेसिकली उस क्लासरूम के लर्निंग एनवायरनमेंट पे असरअंदाज हो रही हैं, उनको आप नोट डाउन करेंगे। हर डिसेबिलिटी की अपनी अपनी लर्निंग एनवायरनमेंट की नीड्स होती हैं, सिटिंग अरेंजमेंट में डिसेबिलिटी वाइज चेंज होती जाती हैं। वो बच्चा जिसने कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट में इनरोल कर रखा है, जब वो देख रहा होगा अपनी क्लास में तो हो सकता है उसको ये नज़र आए कि टीचर एक बड़े से दायरे में, एक बड़े से टेबल के इर्द गिर्द बच्चों को बिठा लेती है और बहुत क्लोजली उनके साथ जो है वो मॉनिटर करती है। लेकिन अगर हम फिजिकली डिसेबल बच्चों की बात करेंगे तो फिर टीचर उनको क्लोज नहीं बिठा सकती, क्योंकि कोई बच्चा व्हील चेयर पे है और कोई बच्चा जो है वो उसको बॉडी पोस्चर मेंटेन करने के लिए एक स्पेस चाहिए। लिहाजा सिटिंग अरेंजमेंट और ये सारी जो इन लर्निंग एनवायरनमेंट है ये वेरी करेगा विद द डिसेबिलिटी। तो एक स्पेशलाइजेशन एरिया में इनरोल करने वाले बच्चे की रिपोर्ट दूसरे के साथ मैच नहीं कर सकती, इसलिए कि बच्चा डिफरेंट है और उसकी नीड्स डिफरेंट है। जी, तो वो पॉइंट जो कि आपने इसके बाद ऑब्ज़र्व करना है, आप क्लासरूम में दाखिल हुए, बच्चों का जायज़ा लिया, लर्निंग एनवायरनमेंट को देखा, तो अब आप देखेंगे उनकी एजुकेशनल नीड्स को, कि बेसिकली क्या उनको काम करवाया जा रहा है, उनका करिकुलम किस तरीके से है, बच्चों की लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल्स किस लेवल की हैं, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी कितनी है कि जो उनको वो पढ़ाया जा रहा है, काम करवाया जा रहा है, वो उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं।
यकीनन मैच कर रहा होगा, क्योंकि एक्सपर्ट टीचर्स इन तमाम चीज़ों का ख़्याल रख के ही उनके करिकुलम को उनकी नीड्स के मुताबिक एडजस्ट करती हैं। आपने बस ये ऑब्ज़र्व करना है कि बच्चों की बेसिकली लेवल है क्या? उनकी कॉग्निटिव कैपेसिटी है क्या? क्या उनको एक दफ़ा बात अगर बताई जाए तो समझ आ जाती है, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के केस में बार-बार रिपिटिशन की ज़रूरत होती है। रिपीट क किए बगैर और उस चीज़ को बार-बार जो है वो उनसे प्रैक्टिकली करवाए बगैर हम ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि चाइल्ड विद अ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी वो बात कर सकेगा, वो चीज़ सीख पाएगा। लिहाज़ा उन बच्चों की एबिलिटी लेवल क्या है और उस हिसाब से उनकी एजुकेशनल नीड्स या फर्दर अडैप्टेशंस एंड चेंजेस क्या बनती हैं। करिकुलम की एडजस्टमेंट उसके हिसाब से कैसे हुई है, आप इसको बगौर देखेंगे। नेक्स्ट जो आपने ख्याल रखना है वो है बच्चों की साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स। ठीक है कि हम क्लासरूम में भी आ गए, हमने एनवायरनमेंट भी देख ली, हमने ये भी देख लिया कि क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बच्चों की नीड्स के मुताबिक है, किस तरीके से है। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बच्चों का आपके साथ राब्ता। आप बगौर जायज़ा लीजिए कि टीचर बच्चों के साथ किस तरीके से एडजस्ट कर रहा है, बच्चे उसके साथ कितनी अच्छी रैपो के साथ नज़र आ रहे हैं, बच्चे क्या सहमे और डरे हुए मौजूद हैं, या वो इतने फ्रेंडली एनवायरनमेंट के अंदर हैं कि वो टीचर को हर बात जाके कर देते हैं। ये भी मुमकिन है कि आपको किसी क्लासरूम में ये स्पेशल प्यारे-प्यारे बच्चे टीचर की गोद में बैठ के सीखते हुए नज़र आएँ। ऐसा मुमकिन है सिर्फ स्पेशल एजुकेशन में, क्योंकि इन बच्चों की साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स का ख़्याल रखना टीचर की ज़िम्मेदारी है। और जब आप ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे, तो आपने ये ज़रूर नोट करना है कि बच्चे कितने कॉन्फिडेंट हैं, टीचर के साथ क्या रवैया है, इसके अलावा वो उनके बैकग्राउंड और उनका जो पेरेंटल सपोर्ट लेवल है और उनका सेल्फ इमेज किस तरीके का है, वो अपने बारे में क्या सोचते हैं। क्या वो सेल्फ पिटी का शिकार हैं, या वो ये कहते हैं कि इन तमाम प्रॉब्लम्स जो कि उनकी डिसेबिलिटी की वजह से आए हैं, दे कैन डू इट, दे कैन रीच द ऑप्टिमम लेवल। सो ये चीज़ें आप बगौर जायज़ा लेंगे और अपनी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कम्युनिकेशन नीड्स की। कम्युनिकेशन नीड्स भी वेरी करेंगी अकॉर्डिंग टू द डिसेबिलिटी। एक तरफ आपको विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे नज़र आएंगे, जिनको कि हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन के ऊपर मुकम्मल अबूर हासिल होता है। वो बड़े अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, अपनी बात बयान कर सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि स्पीचेज़ और डिबेट्स कॉम्पिटिशन्स में हमारे पास बड़े शानदार जो है वो बच्चे परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आते हैं। इनके लिए गाना गाना और नात ख़्वानी और किरत बेहतरीन। लेकिन दूसरी तरफ मेरे पास वो बच्चे हैं जो कि हियरिंग इम्पेयरमेंट का शिकार हैं, क्योंकि वो सुन नहीं पा रहे होते, तो उस वजह से वो अपनी बात भी बयान नहीं कर पा रहे होते। उन्होंने बात करनी क्या है, वो अल्फाज भी उनके लिए पहाड़ की तरह होते हैं। लिहाजा डिसेबिलिटी वाइज कम्युनिकेशन न्यूज़ जो है वो वेरी करेंगी। आपने अपने एरिया में ही सिर्फ जाके बच्चों को ऑब्जर्व करना है, और उन बच्चों की कम्युनिकेशन नीड्स इतनी थी या इतनी थी या इतनी थी, क्योंकि हियरिंग इम्पेयरमेंट के हवाले से अगर हम बात करें, तो कम्युनिकेशन नीड्स ही उनकी सबसे पहली इंपॉर्टेंट नीड बन जाती हैं, जिसको फुलफिल किए बगैर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को तो हम क्या कह सकते हैं, इनिशिएट भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने बच्चों का रिसेप्टिव लैंग्वेज का पैटर्न और एक्सप्रेशन के पैटर्न को नोट करना है, और ये देखना है कि किस तरीके से टीचर उनकी कम्युनिकेशन नीड्स को क्लासरूम में हैंडल कर रही है। ये तमाम काविशें यकीनन हम उनको इसलिए कर रहे हैं कि हम उनको इस मुआशरे में एक फ़ाल किरदार सरअंजाम देने के काबिल बना सकें। लिहाजा वो किरदार जो उन्होंने मुस्तकबिल में जाके अपनाना है, कौन सा करियर अपनाना है, कौन से प्रोफ़ेशन में जाना है, आपने उन चीज़ों को भी नोट डाउन करना है। आप चाहें तो बच्चों से गुफ्तगू करके भी पूछ सकते हैं कि इनकी चॉइसेस क्या हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, और ये नोट कीजिए कि क्या वो अपनी चॉइसेस और प्रायोरिटीज़ बताते हुए सेल्फ एक्सप्रेशन को अच्छे तरीके से जो है वो यूज़ भी कर सकते हैं कि नहीं, या अभी तक उन्होंने सोचा ही नहीं है। लिहाजा करियर नीड्स, वोकेशनल नीड्स, जिनको कि आपने नेक्स्ट ऑब्जर्व करना है और रिपोर्ट में लिखना है, आपने उसके मतलब ये ज़रूर नोट कर लेना है कि कौन सी प्री वोकेशनल स्किल्स हैं जो कि उनको स्कूल में मुहैया की जा रही हैं। उनको नेक्स्ट कौन से करियर्स के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, और उस करियर में जो बेसिक चीज़ें आनी हैं जो उन्होंने जाके सरअंजाम देनी है, तो किस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, और कौन कौन से वोकेशंस की ट्रेनिंग्स उस स्कूल में प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं टेक्नोलॉजिकल नीड्स। आपने क्लासरूम में इन बच्चों को ऑब्जर्व करते हुए जो इनकी असिस्टिव डिवाइसेस हैं उनका बगौर जायज़ा ज़रूर लेना है। आपने ये देखना है कि क्या इन बच्चों को किसी किस्म की असिस्टिव डिवाइसेस या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन द क्लासरूम की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। क्या वो इसी तरीके से इंडिपेंडेंटली जो है वो क्लासरूम में बैठ जाते हैं, जिस तरह से एक नॉर्मल बच्चा स्कूल जाता है और बैठता है और काम करता है, वापस आ जाता है, या उस बच्चे को कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट रिक्वायर्ड है, उस बच्चे को एक्स्ट्रा कुछ इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं,
कुछ सॉफ्टवेयर्स भी हो सकते हैं या कुछ एड्स जैसे कि हियरिंग एड्स। तो क्या इन बच्चों ने इस तरह की कोई चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल कर रखी हैं, जो कि उनकी नीड्स को ज़ाहिर कर रही हैं? और नीड्स को एड्रेस करने के लिए टीचर उसमें अपना क्या किरदार सरअंजाम दे रहे हैं? क्या बच्चे अपने ऑन पे ही वो चीज़ें लेके आते हैं? क्या स्कूल से प्रोवाइडेड है? उनकी मेंटेनेंस का क्या हालत है? और उनके पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट इसमें किस हद तक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं थेरेप्यूटिक नीड्स की, कि क्या ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं इन द क्लासरूम, या इससे हट के भी उनकी नीड्स को एड्रेस करने के लिए स्कूल में कुछ एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स मौजूद हैं? क्या बच्चों की स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, क्या इससे मतलब कुछ अरेंजमेंट्स स्कूल में मौजूद हैं? क्या बच्चे स्पीच थेरेपी के लिए स्पीच थेरेपिस्ट के पास विजिट करते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट की कोई अरेंजमेंट मौजूद है कि नहीं? इन तमाम चीज़ों की थेरेप्यूटिक नीड्स, इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है गाइडेंस इन काउंसलिंग। क्या साइकोलॉजिस्ट की सपोर्ट उसको रिक्वायर्ड है? क्या वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है? क्या वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जायटी का शिकार है? क्या अपनी डिसेबिलिटी से मुतल्लिक वो इतना परेशान रहता है कि वो परफॉर्म नहीं कर पाता और उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है? आपने ये केस ज़रूर ऑब्जर्व करना है और टीचर से डिस्कस भी करना है कि क्या इन बच्चों को कोई साइकोलॉजिकल सपोर्ट, कोई काउंसलर की सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जाती है। और आप बच्चों के बिहेवियर को क्लासरूम्स में खूब अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट जिसका आपने ख्याल रखना है वो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज। क्या बच्चे इसके बगैर ही अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बड़े अच्छे तरीके से इंगेज हैं, और जो हम उनको सिखाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, वो हम आसानी से कर पा रहे हैं, या ये कि बच्चे कुछ प्रॉब्लम्स के साथ हैं, कुछ डिस्टर्बेंस नज़र आती है, या वो अपने एग्रेशन के लिए कुछ डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर शो कर रहे हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार है, या ये भी हो सकता है कि बहुत शाय है, बहुत मायूस है, बहुत चुप करके बस सारा दिन वो बैठा रहता है और इन्वॉल्व नहीं होता, खुश नहीं है। तो इस तरह की जो तमाम प्रॉब्लम्स अगर आपको उन बच्चों में नज़र आएँ, तो ये उनकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग नीड्स को शो कर रहा है। आपने इनको ज़रूर ऑब्ज़र्व करना है और टीचर के साथ डिस्कस भी करना है कि क्या इन बच्चों के लिए स्कूल में कोई काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, जो बच्चों की इन नीड्स को जो है वो एड्रेस कर सकें। और सबसे लास्ट में ये भी मुमकिन है कि ये तमाम 9 एरियाज़ जो मैंने अभी आप लोगों को बताए, उनकी एनवायरनमेंट, उनकी एजुकेशन, उनके करिकुलम से रिलेटेड, उनकी प्री वोकेशनल स्किल्स, थेरेप्यूटिक नीड्स, कम्युनिकेशन नीड्स, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अलावा भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आएँ, जो कि पीछे एड्रेस नहीं हुई हैं। तो अपने लास्ट पॉइंट में वो यूनिक नीड्स आपने ज़रूर मेंशन करनी है। ये यूनिक नीड्स एरिया वाइज़ भी डिफरेंट हो सकती हैं। हो सकता है सांबा के रहने वाले बच्चों के लिए की यूनिक नीड्स में ये चीज़ शामिल हो कि ये जो हम हर वक़्त धरने में और खौफ़ज़दा माहौल में रहते हैं, तो उसके साथ हमने कैसे कम्बैट करना है। ये भी मुमकिन है कि वो जो कि एक देहात के इलाके में बच्चे मौजूद हैं, तो उनकी उस एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्पेशल जो है वो नीड्स बन चुकी हों। फॉर एग्ज़ाम्पल सैलाब है, कोई और चीज़ है जो कि उस एरिया का बेसिकली फ़ीचर है। लेकिन उस फ़ीचर से मुतल्लिक बच्चों का जो बिहेवियर है, बच्चों का जो आप ये कह लीजिए कि एक ख़ास किस्म का जो मेंटल सेटअप है बन चुका है, तो वो उनकी नीड्स को ज़ाहिर कर रहा है। लिहाज़ा ऐसे क्या यूनिक नीड्स हैं जो कि उस एरिया में होने की वजह से उन बच्चों की मौजूद है, अदर देन दिस, और आप उसको नोट डाउन करेंगे, टीचर के साथ डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, आपने ये तमाम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट के जो पॉइंट्स हैं इनको नोट कर लेना है, और इस पूरे हफ्ते में आपने इन ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स के पॉइंट्स को जब नोट करके अपने ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में लिख लेना है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे अपने उस एक्सपर्ट टीचर से, उस स्कूल के किसी एक्सपर्ट टीचर से, या उस टीचर को जिसको अपने क्लासरूम में ऑब्जर्व किया था, और उसके साथ अपने तमाम ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स को डिस्कस करें। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुमकिन है कि आपने कुछ चीज़ें जो है वो इग्नोर कर दी हों, या कुछ ऐसी चीज़ें नोट डाउन कर ली हों जिसकी कि कोई ख़ास रीज़न नहीं है। तो आपको एक से एक्सपर्ट टीचर उस वक़्त बताएगा कि नहीं, वो जो प्रॉब्लम हुआ था, वो जो एग्रेशन आया था, उसका बैकग्राउंड क्या है? या वो जो सीन था और वो जो स्कूल में एक एनवायरनमेंट सेट हुई थी, उसके पीछे रीज़न क्या है? लिहाज़ा इस तरह की तमाम यूनिक नीड्स और उनको एड्रेस करने के लिए टीचर क्लासरूम की हद तक और एडमिनिस्ट्रेशन पूरे स्कूल की हद तक क्या-क्या चेंजेस लाते हैं, ताकि हम उन बच्चों की स्पेशल नीड्स को अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकें, आप अपनी रिपोर्ट पे मेंशन करेंगे। इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम अबाउट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 1 मुकम्मल हुआ। हम नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 2 किस चीज़ से मुतल्लिक है और उसमें आपने किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।